राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं पूनम गौड़ राजकीय इंटर कॉलेज पुरवाला दोगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के विषय में चर्चा करेंगे। आज के चर्चा बिंदु: सूक्ष्म जीव एवं वर्गीकरण, विषाणु, रोग एवं कारक, सूक्ष्म जीवों से लाभ, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें। बच्चों, सबसे पहले हम आज सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव, आपने अपने आसपास बहुत सारे जीवों को देखा होगा। बहुत सारे जीव आपको आंखों से दिखाई दे जाते हैं, परंतु ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। तो जिन जीवों को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आप बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, परंतु कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक आपने रोटी पर या ब्रेड पर फफूंदी लगते हुए देखी होगी। काले रंग का जाल बन जाता है रोटी के ऊपर। अगर कुछ दिनों तक आप नम जगह पर रोटी छोड़ दें या फिर रोटी में देखें तो ऐसा जो जाल होता है वो कवक का होता है। कवक भी एक सूक्ष्म जीव है और इसको आप बिना सूक्ष्मदर्शी के भी आवर्धक लेंस की सहायता से भी इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो जो जीव बिना सूक्ष्मदर्शी के आपको नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि ये इनका जो साइज होता है, इनका जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जो हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीवों को मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। विषाणु को हम वायरस भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये स्पाइरल जीवाणु है। स्पाइरल इसका आकार है, आकृति के आधार पर आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है कि जीवाणु जो कि स्पाइरल होते हैं, यानी कि इनकी जो आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। छड़नुमा है। यहाँ पर जो जीवाणु है वो छड़नुमा आकृति के हैं। ये इस प्रकार से आपको छड़ की आकृति में दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनका आकृति है जो अलग अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो क्लेमाइडोमोनाज आप देख रहे हैं और स्पाइरोगायरा, ये एक प्रकार के शैवाल होते हैं। शैवाल जो है सूक्ष्म जीव, आपने देखे होंगे जब गंदे पानी को अगर आप देखें तो उसमें हरे हरे रंग की आपको काई दिखाई देती है। अगर रुका हुआ पानी है तो उस पर आप हरे हरे रंग की काई देखते हैं। काई हम सामान्य भाषा में कहते हैं। तो ये जो होते हैं वो शैवाल ही होते हैं। या फिर जो है कि आपने दीवारों पर भी हरे हरे रंग की काई देखी होगी। अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये शैवाल हैं। तो शैवालों के कुछ उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनाज और स्पाइरोगायरा। इसी प्रकार से ये प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। तो अमीबा आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमीबा है तो ये एक प्रोटोजोआ होता है। पैरामीशियम ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड देख रहे हैं, जो एक प्रकार का फफूंद होता है या फिर कवक कह सकते हैं आप इसको। तो रोटी पर इस प्रकार के ब्रेड मोल्ड्स जो है आपको दिखाई दे जाएंगे यदि कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए। पेनिसिलियम ये भी एक कवक है। ये पेनिसिलियम का चित्र है जो कि एक प्रकार का कवक होता है। इसके अलावा ये एस्परजिलस है, ये भी एक प्रकार का कवक होता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये एक विषाणु का चित्र है। विषाणु की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है।
जिसमें आप देख रहे हैं, अगर आप इस चित्र को पहचानते हैं तो इसी प्रकार का जो चित्र है वो आपको कोरोना के ये वायरस यानी कि विषाणु में भी आपने देखा होगा। तो इस प्रकार की आकृति जो होती है वो विषाणु की होती है। और इसमें अगर आप ये वाला चित्र देखें तो इसमें ऊपर की तरफ सिर होता है यानी कि हेड का पोर्शन होता है, और नीचे आप ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन टेल होती है यानी कि इसकी पूंछ वाला पोर्शन होता है ये। तो इस प्रकार से विषाणु की आकृति आप बता सकते हैं। तो विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये निर्जीव की भांति भी व्यवहार करते हैं और सजीव की भांति भी व्यवहार करते हैं। यदि ये किसी होस्ट यानी कि कोई सजीव के शरीर के अंदर हैं तो ये गुणन करते हैं, वृद्धि करते हैं, परंतु ये सजीव के शरीर के यदि बाहर होंगे तो ना इनमें गुणन होता है और ना ही इसमें किसी प्रकार की वृद्धि होती है। तो ये दोनों की भांति ही व्यवहार करते हैं, तो इसलिए यह सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी भी कहे जाते हैं। विषाणु भी सूक्ष्म जीव ही है, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, जब ये किसी परपोषी या किसी सजीव के अंदर जब घुसते हैं या उसके अंदर शरीर के अंदर जाते हैं तभी ये गुणन और वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो विषाणु है ये पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं और इसके बाहर, इनके शरीर के बाहर ये बिल्कुल निर्जीव की भांति व्यवहार करेंगे। तो ये जो है कि जैसे कोई भी निर्जीव चीज होती है इसी प्रकार से ये अपना व्यवहार करते हैं। इसमें किसी प्रकार की वृद्धि और गुणन नहीं होगा यदि ये किसी परपोषी के बाहर हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा और अधिकतर खांसी ये विषाणु के द्वारा होती है, ये विषाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुछ रोग जैसे कि पोलियो, खसरा ये भी विषाणु के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। पोलियो भी विषाणु जनित रोग है। इसके अलावा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, खसरा ये भी विषाणुओं से ही उत्पन्न होने वाले रोग हैं। इसके अलावा अतिसार और मलेरिया ये दोनों प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। आपने सुना होगा कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, पर मच्छर जो प्रोटोजोआ होता है उसको आपके शरीर में ले जाने का कार्य करता है, परंतु इसके लिए उत्तरदायी जो सूक्ष्म जीव होगा वो प्रोटोजोआ ही होता है, जिसमें मच्छर केवल एक वाहक का कार्य करता है, यानी कि वो इस प्रोटोजोआ को ले जा करके आपके शरीर में इंजेक्ट कर देता है। जैसे कि इंजेक्शन के द्वारा दवाई आपके शरीर में डाली जाती है, ठीक इसी प्रकार से मच्छर भी प्रोटोजोआ को ले जाकर आपके शरीर में डाल देता है, तो मात्र एक वाहक की भांति कार्य करता है। परंतु जो मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ के द्वारा ही उत्पन्न होता है। टाइफाइड या क्षय रोग ये जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये कुछ रोग हैं जिनमें विषाणु और प्रोटोजोआ और जीवाणु के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं सूक्ष्म जीव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि कुछ शैवाल, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक भी होते हैं, जैसे कि कई सारे शैवाल भी होते हैं और उनमें कवक भी आते हैं। यह बर्फीली, शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में रह सकते हैं। ये जो है कि बहुत ज्यादा बर्फीली जगह पे भी रह सकते हैं और बहुत गर्म स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। यह मरुस्थल, दलदल में भी पाए जाते हैं। प्रत्येक जगह मरुस्थल में भी ये जीवित रह सकते हैं और दलदल में भी जीवित रहते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य में भी होंगे और जंतुओं के शरीर में भी यह पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव होंगे जो दूसरों के शरीर पे आश्रित भी रहेंगे और कुछ जो होंगे वो बाहर यानी कि स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव
अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो है वो सभी जगहों पर आपको दिखाई दे जाएंगे। सूक्ष्म जीव सभी जगहों पर पाए जाते हैं, परंतु इनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों, जो सूक्ष्म जीव है वो केवल रोग फैलाने का ही कार्य नहीं करते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं और ये हमारे लिए दवाई के रूप में भी कार्य करते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं। आपने अगर अपनी माँ को या अपने घर में आपने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा कि मम्मी दूध को गर्म करती हैं और उसमें थोड़ा सा दही मिला देती हैं, फिर देखते हैं आप सुबह जो है वो आपको दही मिल जाती है। तो यानी कि जो पूरा दूध है वो दही में बदल जाता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, ये दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। इसी प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैदा लिया गया है और इसको आपने ईस्ट डाल करके गूंद दिया है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी मात्रा यानी कि एक चुटकी भर आपको ईस्ट लेना है, जो कि एक सूक्ष्म जीव होता है, और इसको आपको आटे के साथ मिला करके गूंद देना है। तो थोड़े समय बाद इसको देखेंगे तो ये आटा आपको इस प्रकार से फूला हुआ मिलेगा, ये फूल जाएगा। तो ये जो है क्यों फूल जाता है? यहाँ पर खमीर उठ जाता है, यानी कि इस आटे में किण्वन की क्रिया हो जाती है। ईस्ट तीव्रता से श्वसन जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। इसमें बहुत जल्दी से, मैंने आपको बताया जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनमें गुणन होता है, तो ये बहुत जल्दी से गुणन करते हैं, जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है श्वसन के दौरान, तो ये क्या करते हैं, इस खमीर को, इस मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है। इसमें इसी प्रकार से आप देखेंगे अगर बेकिंग इंडस्ट्रीज में, तो इसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक, ये सब बनाने के ये काम आता है। ईस्ट के द्वारा ही ये चीजें भी बनाई जाती हैं, क्योंकि इसमें खमीर उठता है और ये जो है कि किसी भी चीज को फुलाने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ये उसको फुला देती है। तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर होता है, जैसे कि ये सूक्ष्म जीव अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी उपयोग किए जाते हैं। तो इनसे अल्कोहल, शराब और एसिटिक अम्ल इत्यादि का उत्पादन भी किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में भी उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन होता है। तो इनको जो है जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस को आप जो है कि इनकी जो प्राकृतिक शर्करा होती है उसमें ईस्ट डाल करके उसको शराब के रूप में उत्पादित किया जाता है। ये उसको फर्मेंट कर देता है। ईस्ट जब आप उसमें डालेंगे तो फर्मेंटेशन का कार्य होगा, यानी कि किण्वन का कार्य होता है, और इस प्रकार से अल्कोहल और शराब उत्पादित की जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 50 ml का बीकर लिया गया है, 3/4 यानी कि 3/4 भाग जो है उसका भर दिया गया है और उसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल दी गई है। तो यदि आप उसमें थोड़ी चीनी डालेंगे और उसके बाद उसमें आधा चम्मच करीब अगर उसमें ईस्ट डाल देंगे और उसको ढककर रख दीजिए, तो कुछ समय बाद उसमें गंध आनी शुरू हो जाती है। ये गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बनी है। चीनी का अल्कोहल में बदलना, ये जो क्रिया है इसको हम किण्वन या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। ये किण्वीकरण हो जाता है, इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, ये लुई पास्चर जो वैज्ञानिक है उनका है।
इन्होंने किण्वन की खोज 1857 में की थी और उन्होंने ही ये बताया कि किस प्रकार से चीनी अल्कोहल में परिवर्तित हो रही है। सूक्ष्म जीवों के औषधिक उपयोग, जिस प्रकार से आपने इंडस्ट्रीज में देखा कि किस प्रकार से इसका अल्कोहल में इस्तेमाल किया जा रहा है, शराब बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकरीज में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, केक हैं, पेस्ट्री हैं और भी जो ब्रेड्स होते हैं, तो इस प्रकार ब्रेड है, बंद है, तो इनको जो है कि बनाने के लिए आप ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ईस्ट इसी प्रकार से अन्य सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो कि औषधि बनाने के भी काम में आते हैं, यानी कि उनसे दवाइयां भी बनाई जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे, जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन, जो पेनिसिलिन होता है उसका इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई प्रतिजैविक की गोली दे देंगे आपको। तो इनका जो स्रोत होता है पेनिसिलिन का या प्रतिजैविक का जो स्रोत है, ये सूक्ष्म जीव होता है। इनका स्रोत सूक्ष्म जीव है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों से ये बनाए जाते हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। जो बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, ये उनको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। ये आपको गोली के रूप में दिए जा रहे हैं, यही जो है कि प्रतिजैविक आपको इंजेक्शंस के तौर पे दिए जा रहे हैं। तो ये आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। या तो उन्हें नष्ट कर देंगे या फिर उनकी वृद्धि को रोक देंगे। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से भी अनेक प्रकार के प्रतिजैविक औषधियां बनाई जा रही हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये सभी जो है कि प्रतिजैविक के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली औषधियां हैं, जिन्हें कवक जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य के लिए प्रतिजैविक बनाई जा रही हैं, दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसी प्रकार से जो पशु होते हैं और जो कुक्कुट यानी कि जो मुर्गी पालन है, उसमें भी आहार में आप प्रतिजैविक देते हैं उनको। जब वो उनमें बीमारियां होती हैं तो उनके लिए भी प्रतिजैविक दिए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। इसका कार्य यही है कि यदि उनके अंदर भी कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है सूक्ष्म जीवों के कारण, तो ये उनको रोक देंगे या फिर उसको खत्म कर देंगे। यानी कि सूक्ष्म जीवों को या तो उसको निष्क्रिय कर देंगे उसको, या फिर उसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। तो प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, यानी कि प्रतिजैविक मनुष्य के लिए भी लाभदायक है औषधि के तौर पर, उसको जंतुओं में भी दिया जा रहा है और साथ ही ये पौधों के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं। यानी कि पौधों में भी यदि रोग हो रहा है तो उसके नियंत्रण के लिए भी हम प्रतिजैविक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे, जिसमें जीवाणु रोगों से बचाव के लिए एक संवर्धन तैयार किया गया था, प्रयोग हो रहा था। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर, एक डिस्क होती है तश्तरी, उस पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। जब उस पर उन्होंने हरे रंग की फफूंद देखी तो उन्होंने देखा कि जो जीवाणु की वृद्धि थी वो धीरे धीरे रुक गई। तो यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, यानी कि इसका जो निष्कर्ष निकला कि वो जो फफूंद आई है हरे रंग की, उसके कारण जो जीवाणु है निष्क्रिय हो गए या फिर बहुत सारे उसमें मर गए। तो इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। इसी प्रकार से वैक्सीन यानी कि टीका, आपको याद होगा कि हमने अपने बचपन में बहुत सारे टीके हमें लगाए जाते हैं। तो इन टीकों का क्या फायदा होता है, इन टीकों से कैसे आपके लिए रोगों से बचाव किया जाता है। तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, कोई भी जो सूक्ष्म जीव है जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा
तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, प्रतिरक्षी होती हैं, जो कि उत्पन्न होती हैं। शरीर को यह भी स्मरण रहता है, आपके शरीर में कोई सूक्ष्म जीव जब एंटर कर रहा है, यानी कि जब वो प्रवेश करता है, तो आपका शरीर उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है, यानी कि प्रतिरक्षी बनाता है, ताकि वो उस बीमारी से लड़ सके। तो इसी प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होता है वो हमारे शरीर में जब प्रवेश करेगा तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है, और शरीर को ये भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करेगा तो किस प्रकार से लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देती हैं और रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं, ये हमेशा बने रहते हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से सदा हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये एंटीबॉडी अगर एक बार डेवलप हो जाती है तो हमारे शरीर में हमेशा बनी रहती है, ताकि अगर उसी प्रकार का सूक्ष्म जीव दोबारा एंटर कर रहा है हमारे शरीर में तो उसके अगेंस्ट लड़ा जा सके, यानी कि उस बीमारी से लड़ा जा सके। तो ये एडवर्ड जेनर हैं जिन्होंने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो हम बताएंगे एडवर्ड जेनर ने। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से लड़ने में तो हमारी मदद करते ही हैं, साथ में ये मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने का भी कार्य करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल हैं ये, जिसमें 9 स्टॉक आते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन है वायुमंडल की, वायु में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करेंगे, उसका स्थिरीकरण करते हैं। ऐसा आपने दालों में भी देखा होगा, जो दालें की जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें पाई जाती हैं और उनके अंदर भी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है राइजोबियम, जो इस फिक्सेशन का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो इस प्रकार से कुछ जो जीवाणु होते हैं, और ये जो अभी आप देख रहे हैं, कुछ जीवाणु नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, जिसमें राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, इसी प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो पेड़ पौधों की जो अवशिष्ट होते हैं, जो जानवरों के अवशिष्ट होते हैं, इनको सड़ाने का कार्य जो होता है वो सूक्ष्म जीव करते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद जो पत्तियां जो गिरती हैं नीचे पौधों से, या फिर जो जीव मृत हो जाता है तो कुछ समय बाद वो मिट्टी में मिल जाता है। तो वो जो अपघटित करने का कार्य है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, यानी कि सूक्ष्म जीव उसको अपघटित करते हैं और पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। हमने आज किन बातों पर चर्चा करी, एक बार फिर से उसको देखेंगे। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता के अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें इसको किससे देखना है, सूक्ष्म दर्शी के द्वारा। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों, मरुस्थल, दलदल, हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं, यानी कि सब जगह मिलते हैं और सभी जगह ये जो है कि जीवित हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं, ये प्रत्येक जगह पाए जाएंगे। ये एक कोशिक और बहुकोशिक भी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में ये सम्मिलित किए गए हैं। तो इसी प्रकार से आप इसमें बता सकते हैं कि जो जीवाणु है, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल के अलावा इसमें विषाणु को भी सम्मिलित किया गया है। आइए अब जो हमने पढ़ा उसमें से हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा है। तो कुछ प्रश्न है हमारे सामने, जिसमें एक पहला प्रश्न है आपके पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो आपको पता है कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से
देखा जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न है, नीले हरे शैवाल वायु से का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो अभी आपने पढ़ा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो आप इसमें डैश में भरेंगे नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि अल्कोहल ईस्ट के द्वारा उत्पादन किया जाता है। ईस्ट जो सूक्ष्म जीव होता है वो किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल बनाता है। तो इस प्रकार चौथा प्रश्न है हमारे पास, हैजा के द्वारा होता है। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, जो कि विब्रियो कॉलरी नाम का एक जीवाणु होता है जो हैजा के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा प्रश्न है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। पहला, इसमें आप देख रहे हैं, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। तो आपने पढ़ा ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल या ईस्ट। हम प्रतिजैविक की बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसी प्रकार मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है इसमें से, मादा एनाफिलीज मच्छर, कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। तो आप बताएंगे मादा एनाफिलीज मच्छर, क्योंकि मच्छर इसका वाहक होता है। इसी प्रकार संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। कौन से रोग होते हैं जो संचरणीय होते हैं, यानी कि दूसरों के द्वारा फैलते हैं? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या मकड़ी। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो होती है वो रोगों को फैलाने का कार्य करती हैं। ये जो संचरणीय रोग होते हैं ये कई माध्यमों के द्वारा फैलते हैं, यानी कि ये जंतुओं के द्वारा भी फैलते हैं, ये वायु के माध्यम से भी फैलते हैं, ये जल के माध्यम से भी फैलते हैं। तो इनके माध्यम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो मक्खी भी इसका एक माध्यम है, जो घरेलू मक्खी है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि या मारने के कारण। तो आपने पढ़ा ईस्ट जो में कोशिकाओं में वृद्धि होती है जिसके कारण ब्रेड फूल जाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। तो आप बताएंगे इसमें किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे कुछ नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।